जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका ERNA में बोले तो एग्जाम रिलेटेड न्यूज़ एनालिसिस, जिसमें हम लोग इंडियन एक्सप्रेस के जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स है ना आपके एग्जाम से रिलेटेड उसी को डिस्कस करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट आर्टिकल के साथ, जो हमें बता रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एंड ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम राइसी के बीच में कुछ बातचीत चल रही है, कुछ गुफ्तगू, कुछ डिस्कशंस चल रहे हैं। तो क्या डिस्कशन है, इन सारी चीज़ों को समझने से पहले ईरान एग्जैक्टली कहाँ पे सिचुएटेड है। ओके, तो आप देख सकते हो ये है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये है इंडिया, राइट, एंड यहाँ पे सिचुएटेड है ईरान। ओके, मैप में आपने देखा हम लोग किस तरह से कनेक्टेड है, अरेबियन सी से हम कनेक्टेड है, और ये है द फेमस चाबार पोर्ट। तो इसके ऊपर भी हम लोग आएंगे। तो चलो पहले देख लेते हैं कि बातचीत क्या हो रही है, डिस्कशंस क्या हो रहा है यहाँ पे। सो गाइस, हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी एंड ईरानियन प्रेसिडेंट जो है सैयद इब्राहिम राइसी, उनके बीच में डिस्कशन हुआ मंडे को ऑन डिफ़िकल्ट सिचुएशन। अब डिफ़िकल्ट सिचुएशन तो आपने गैस कर ही ली होगी कि वेस्टर्न एशिया में जो हमास इजराइल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, उसके ऊपर से सभी लोग क्या है, चिंता में है ऑलरेडी कि क्या होगा, कैसे होगा, ये सारी चीज़ें कब ख़त्म होगी, राइट। लेकिन डिप्लोमेटिकली इस चीज़ को हैंडल करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट दूसरी कंट्रीज़ का रहना भी इम्पॉर्टेंट है, ताकि इस वॉर को टैकल किया जा सके। सिर्फ ईरानियन प्रेसिडेंट के साथ ही नहीं, दिस कम्स आफ्टर PM स्पोक टू, उन्होंने सिर्फ ईरानियन प्रेसिडेंट से ही नहीं बल्कि ब्रिटिश PM ऋषि सुनाक, देन UAE के शेख मोहम्मद बिन जईद अल नायन, इनके साथ भी फ्राइडे को बात की, डिस्कशन किया इसराइल हमास वॉर के ऊपर। ओके, एंड इन्हीं के साथ नहीं बल्कि इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, उनसे भी बात की। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के जो प्रेसिडेंट है महमूद अब्बास, इजिप्शियन प्रेसिडेंट LCC, इनसे और इसी के साथ साथ जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला II से भी लास्ट मंथ बात की थी, इसी के सिलसिले में कि किस तरह से इस चीज़ को हमें टैकल करना चाहिए। ओके, इशू क्या था बात करने के पीछे, इसराइल हमास वॉर वॉज द इशू। उसके बाद इंडिया का लॉन्ग स्टैंडिंग कमिटमेंट टुवर्ड्स द पोजीशन ऑफ इसराइल एंड पैलेस्टीन इशू के लिए इंडिया का जो स्टैंड था उससे रिगार्डिंग भी चीज़ें चल रही है। ओके, एंड ईरान ने इतना ही नहीं, ईरान ने अर्ज किया है ब्रिक्स नेशन को भी ईरान ने अर्ज किया है कि वो भी क्या करे, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका कि आए सामने एंड इंटरवीन करे, कंस्ट्रक्ट करे, चीज़ें नॉर्मल करने की कोशिश करे। इसराइल रेजिम वॉर्स जो चल रहे हैं, जो क्राइम्स हो रहे हैं, उसको एक सभी लोग मिलके ये कोशिश कर रहे हैं कि एक सीज फायर पे लाया जाए, लेकिन इसराइल इस चीज़ के लिए अभी रेडी नहीं है, राइट। जितनी भी आप लोग इतने दिनों से जो इस न्यूज़ को देख रहे हो, इसको देख के समझ के यही सारी चीज़ें सामने आ रही है। और सिर्फ हमारे प्राइम मिनिस्टर ही नहीं, ऑन संडे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर हैड अ फोन कन्वर्सेशन विथ इजराइल काउंटर पार्ट हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन। सो उनसे भी बात की थी अबाउट द सीज फायर की किस तरह से चीज़ें टैकल की। दोनों कंट्री के जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने इस बारे में बात की कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को किस तरह से हम लोग टैकल करें। उसी के साथ साथ इंपॉर्टेंस दिया गया फॉर प्रिवेंटिंग एस्केलेशंस एंड प्रोवाइडिंग ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट, कि ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट हमें प्रोवाइड करना है एक तरीके से। ये सारी चीज़ों का डिस्कशन चल रहा है एंड सब लोग यही चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो सारा वॉर है, ये जो सारी चीज़ें, ये एक सीज फायर पे आए और ये कहीं ना कहीं थम जाए। लेकिन किसी को पता नहीं है कि ये कैसे थमेगा। सब अपने अपने एंड से क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। सो बिसाइड डिस्कसिंग द कॉन्फ्लिक्ट, अब ये तो बात होगी कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, तो डिस्कशन हो गया दोनों PM प्रेसिडेंट एंड PM में। ओके, हमारे इंडिया के PM एंड ईरान के प्रेसिडेंट के बीच में। बट उसके अलावा दूसरी चीज़ें भी तो है, बायलैटरल कॉपरेशन भी तो है इंडिया एंड ईरान के बीच में। जब हम बायलैटरल कॉपरेशन की बात करते हैं ना, यहाँ पे तो फोकस एंड प्रायोरिटी आ जाता है चाबार पोर्ट की तरफ। ओके, ईरान फॉर इम्प्रूविंग रीजनल कनेक्टिविटी। अब चाबार पोर्ट ऑफर्स एन ऑल्टरनेटिव रूट दैट बाईपासेस पाकिस्तान। अब इसको हम देखेंगे नहीं, इसको हम समझ ही जाएंगे। देखो ये रहा पाकिस्तान, राइट, यहाँ पे, एंड ये है चाबार पोर्ट। तो जब कांडला पोर्ट जो हमारे गुजरात में है, राइट, यहाँ से यहाँ पे कनेक्शन आएगा तो क्या हो जाएगा, पाकिस्तान को हम लोग क्या करेंगे, बाईपास करेंगे एंड डायरेक्टली जो कनेक्शन है वो बन जाएगा। देखो यहाँ पे भी आप देख सकते हो इंडिया का कांडला पोर्ट एंड ईरान में जो ये है चाबार पोर्ट, गल्फ ऑफ ओमान के इधर, करेक्ट। इस तरह से ये पूरा जम जाएगा अफगानिस्तान तक। ये जो प्लान था ना इन तीनों कंट्रीज़ का, अफगानिस्तान, ईरान एंड इंडिया का, 2016 में MOU जो है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, साइन हुई थी। ओके, काम चल रहा है, बट US ने कई सैंक्शंस लगाए थे ईरान के ऊपर एट दैट टाइम। उस वजह से कहीं ना कहीं एक बोल सकते हैं कि एक
ठहराव आ गया था इस प्रोजेक्ट में, लेकिन वापस से बायलैटरल रिलेशंस हम लोग कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और इस प्रोजेक्ट को आगे और किस तरह से लेके जा सकते हैं। आप देख सकते हो कनेक्टिविटी किस तरह से बनेगी, चाबार पोर्ट की कांडला एंड मुंबई दोनों पोर्ट के साथ बनेगी और इस तरह से ईरान से होते हुए ये अफगानिस्तान तक जाएगा। फाइन। सो इस तरह से क्या किया जा सकता है, पाकिस्तान को बाईपास करके इंडिया का रिलायंस नेबरिंग कंट्री में ट्रेड हो, किसी भी चीज़ के ऊपर हो, हम लोग बढ़ा सकते हैं। ओके एंड एक प्रॉपर इकोनॉमिक गेटवे हो सकता है कि जिस तरह से हम लोग जो वेस्ट एशियन कंट्रीज़ है वहाँ तक पहुँच सके, सेंट्रल एशिया में पहुँच सके, वेस्ट एशियन नहीं सेंट्रल एशिया में पहुँच सके। सो दैट वॉज इट गाइज। सो चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि है इंडिया एंड भूटान के बारे में। अब आप देख सकते हो इस इमेज में कि हमारे प्रधानमंत्री एंड भूटान के जो किंग है जिग्मे केसर नामगेल वांगचुक, ओके, ये दोनों हाथ मिला रहे हैं मंडे को। इट मीन्स कि जो ये दोनों मिले हैं, अब हमें इससे ये समझ में आ रहा है कि भूटान के जो किंग है वो इंडिया के विजिट पे है। ओके, इंडिया आए हुए हैं, 8 डे का उनका विजिट है और स्टार्टिंग में वो कहाँ पे उतरे हैं, गुवाहाटी में। 3 नवंबर से ये विजिट उनकी शुरू हो चुकी है। अब सबसे पहले भूटान कहाँ पे सिचुएटेड है इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। अगर हम लोग वर्ल्ड मैप में देखने की कोशिश करें तो भूटान कुछ इस तरह से हमें दिखेगा कि यहाँ पे सिचुएटेड है, बट इंडिया में एग्जैक्टली कौन से स्टेट्स को भूटान टच करता है, कौन से स्टेट्स के साथ अपनी बॉर्डर जो है वो शेयर करता है, चलो आके देखते हैं इस हमारे इस वाले मैप में। ओके, जो स्टेट्स का मैप है, अब देखो यहाँ पे ये जो कंट्री है ये है भूटान और ये किस किस से नेबरिंग है, ये हो गया हमारा सिक्किम स्टेट 1, देन ये है वेस्ट बंगाल, ओके, असम एंड अरुणाचल प्रदेश। इन शॉर्ट 4 स्टेट्स को बॉर्डर करता है, राइट। एंड अभी भूटान के जो किंग है वो कहाँ पे ठहरे हुए थे, कहाँ पे आए, सबसे पहले गुवाहाटी में उन्होंने विजिट की है। फाइन। सो चलो चलते हैं और देखते हैं कि क्या बातचीत हो रही है, क्या कन्वर्जेशन हो रहा है, क्या यूनिकनेस है। ओके, सो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू यूनिक टाइज ऑफ फ्रेंडशिप विथ हिमालयन नेशन एंड रिट्राइटेड फुल सपोर्ट ऑफ सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड भूटान बेस्ड ऑन इट्स प्रायोरिटीज़, कि किस तरह से हिमालयन नेशंस के साथ हम लोग एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप बनाएंगे। आपको पता है कि नेबरहुड फर्स्ट ये चीज़ होनी चाहिए, कि बोलते हैं ना कि रिलेटिव्स बाद में, लेकिन सबसे पहले काम में कौन आते हैं, हमारे पड़ोसी काम में आते। तो वैसे ही हमारे पड़ोसी देश के साथ भी हमारे जो रिश्ते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होने चाहिए। सो मुद्दे की बात करें यहाँ पे, सो अ जॉइंट स्टेटमेंट इशूड आफ्टर मोदी वांगचुक टॉक्स सेट 2 साइड्स एग्रीड ऑन फाइनल लोकेशन सर्वे। दोनों साइड्स मतलब इंडिया एंड भूटान एग्री हो चुकी है एक फाइनल लोकेशन सर्वे के ऊपर, कि प्रपोज किया गया क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक को बनाएंगे, ठीक है, कि दोनों के बीच में एक रेल लिंक को बनाएंगे, एक रेलवे लिंक को बनाएंगे जो कि कनेक्ट करेगा असम के कोकराझकर टू गेलेपुहु इन भूटान। ये हो गई। एंड द 2 साइड्स एग्रीड टू कंसिडर एस्टैब्लिशिंग अ रेल लिंक बिटवीन बानरहाट वेस्ट बंगाल एंड समस्ते इन भूटान। इस तरह से दोनों साइड जो है वो अग्री हुई है। उसी के साथ साथ मोदी एंड वांगचुक पॉजिटिवली असिस्ट एक्सपांडिंग इंडिया भूटान पार्टनरशिप इंक्लूडिंग इन न्यू एरियाज। सिर्फ इसी में ही नहीं, न्यू एरियाज में भी हम इस कनेक्टिविटी को बढ़ाएंगे, जैसे ब्रॉडेस्ट फॉर्म हो गए, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। अगर रेल लिंक आएगी तो क्वाइट ऑब्वियस है ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप होगा ही, ट्रेडिंग हो ही जाएगी, राइट। म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट हुए, एनर्जी हुई, हेल्थ, एजुकेशन, स्पेस टेक्नोलॉजी, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, ये भी तो बढ़ेगा ना। अगर रेल आएगा तो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट भी तो बढ़ेगा भूटान एंड इंडिया के लोगों के बीच का। फाइन। बाकी ये चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि 8 डेज़ के विजिट पे थे। 3 नवंबर से जो विजिट है वो शुरू हो चुकी थी गुवाहाटी से। एंड The trip to India came amid intervened push by Bhutan and China for an early settlement of their decade-old boundary dispute। आपको पता है चाइना का किस कंट्री के साथ बाउंड्री डिस्प्यूट नहीं है, ठीक है, हमें तो छोड़ दो, सभी के साथ ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं तो उसका सी से भी कॉन्फ्लिक्ट चलता है, बाउंड्री से भी, लैंड से भी कॉन्फ्लिक्ट चलता है। तो वही भूटान और चाइना के बीच में भी थोड़ा सा मचमच चालू ही है, डिकेड ओल्ड इन लोगों का भी बाउंड्री डिस्प्यूट है ही यहाँ पे। फाइन। सो इसलिए अभी फिलहाल इंडिया एंड भूटान की जो ये पार्टनरशिप है, ये जो फ्रेंडशिप है, जो रिलेशन है, उसको मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बढ़ाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों मिलके, ऐसा तो नहीं है सिर्फ भूटान को बाउंड्री डिस्प्यूट है, हमारा भी चलता ही रहता है, राइट। सो साथ में मिलके भी चीज़ों को टैकल किया जा सकता है। सो आपको ये सारी चीज़ें जो है वो याद रखनी है। इतना ही नहीं, भूटान थैंक्ड इंडिया फॉर द टाइमली रिलीज ऑफ डेवलपमेंट असिस्टेंट टू कंप्लीट क्रूशियल प्रोजेक्ट। उनके 12th 5-year प्लान का क्रूशियल प्रोजेक्ट था, उसको टाइमली कंप्लीट करने के लिए इंडिया ने उनको हेल्प करी थी, उसके लिए भूटान इंडिया को थैंकफुल है, ये भी उन्होंने व्यक्त किया है।
फाइन। सो चलो चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, दैट इज स्वे ऑफ पॉपुलिज्म। Now what do you mean over here? Sway of populism. अब ये चीज़ आप समझ जाओ। NPS नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इसके बारे में तो पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, 2013। सो NPS बेसिकली जो है वो एक्ट 2013 का, जो यूपीए गवर्नमेंट कांग्रेस ने उस टाइम पे क्या किया था, शुरू किया था, राइट। इसके तहत 3/4 ऑफ इंडियाज रूरल एंड हाफ ऑफ इंडिया का जो अर्बन पॉपुलेशन है ना, इट मीन्स, वेट अ मिनट आई विल टेल यू, 3/4 ऑफ रूरल एंड हाफ ऑफ अर्बन पॉपुलेशन को क्या मिलेगा, अनाज मिलेगा सब्सिडाइज्ड प्राइजेस में। जो आप देखते हो ना, 2 रुपीज पर केजी वीट एंड 3 रुपीज पर केजी राइस फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। उस टाइम पे उस तरह से शुरू किया था 2013 में, दैट इज NFSA, दैट इज नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। बट इसी चीज़ को आगे बढ़ाया गया बीजेपी गवर्नमेंट के थ्रू, ओके। एंड इसको सिर्फ आगे ही नहीं बढ़ाया गया, इसको सिर्फ परसिस्ट ही नहीं किया, बल्कि बहुत सारे चेंजेस भी किए। जैसे इस साल जनवरी 2023 में पूरे के पूरे 1 साल के लिए ये सारी चीज़ें फ्री रहेगी, मतलब कोई पैसा नहीं देना है, 2-3 रुपए भी नहीं देने हैं, बट मेड द इशू प्राइस टोटली फ्री, ये तो हम समझ गए। फर्दर एट स्टेट इलेक्शन रैली, जो स्टेट इलेक्शन की रैली हुई थी, उसमें प्रधानमंत्री जी ने ये भी बोला दैट फ्री ग्रेन स्कीम हम शुरू कर रहे हैं, दैट इज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ओके, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना विच विल बी एक्सटेंडेड फॉर नेक्स्ट 5 years। सो 5 साल के लिए अब मिलेगा मुफ्त, ओके, दैट विल कंटिन्यू बियॉन्ड मोदी गवर्नमेंट्स करंट टर्म टिल 2028, विद द ग्रेन बीइंग इशूड फ्री इंस्टेड ऑफ अर्लियर 2-3 रुपीज़ पर केजी। पहले क्या अंतर है, पहले जब ये NFSA था, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, तो इसमें 2 रुपये किलो, 3 रुपये किलो इस तरह से दे रहे थे, ठीक है, 2 रुपीज़ किलो गेहूँ, 3 रुपीज़ किलो चावल। लेकिन अब क्या किया, अब 5 साल के लिए आपको 2 रुपये 3 रुपये भी नहीं देने, 5 साल के लिए कम्प्लीटली फ्री है। Right? The competitive populism isn't limited to free or subsidized grain in छत्तीसगढ़। अब ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन ये सिर्फ फ्री या सब्सिडाइज रेट पे ग्रेन्स दे रहे, ऐसा नहीं। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो कांग्रेस जो रूलिंग है वहाँ पे, उन्होंने प्रोक्योर किया कि 15 क्विंटल पर एकड़ ऑफ पैडी फॉर फार्मर्स पेइंग ₹600 ओवर एंड अबाउ द सेंटर्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ रुपीज़, इतना वो पे करेंगे उनको पर क्विंटल, ठीक है। And it is now promising to buy 20 quintals of paddy and pay a price of 3,200 per quintal। अब वो बोल रहे हैं कि 20 क्विंटल पैडी जो है वो हम खरीदेंगे एंड उसके पर क्विंटल आपको कितना देंगे, 3,200, ओके। कि कहाँ के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, ध्यान से सुनो। लेकिन जो बीजेपी है वो भी पीछे नहीं रहेगी, और उन्होंने भी गारंटी दी है कि अगर आप 21 क्विंटल्स देते हो तो हम आपको 3,100 रुपीज़ देंगे पर क्विंटल। तो अब पते की बात यह है कि भाई छत्तीसगढ़ के ही पैडी को इतना दाम क्यों दिया जा रहा है, जब तो एक तरह का बोनस हो गया ना, MSP तो ऑलरेडी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसी के ऊपर बोनस हो गया। ये हो गया पहला बात। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें नोट डाउन करने के लिए ये है कि अगर चावल जो है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ राइस इज प्रोक्योर्ड फ्रॉम फार्मर एट ₹45 kg करस्पॉन्डिंग टू एन MSP ऑफ 30 kg फॉर पैडी देन डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री, कि अगर 45 रुपीज़ में ले रहे भाई, MSP ही 30 रुपीज़ है और ले रहे 45 रुपीज़ में, सो ये जो सारी चीज़ें हैं, जैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर देंगे फ्री में, तो जो ट्रांसपोर्ट है, मिलिंग है, बैगिंग है, स्टोरेज है और दूसरे कॉस्ट है, ये कहाँ से लाएंगे, इसको कैसे सस्टेन करेंगे, है कि नहीं ये सवाल। So the higher the MSP and the more assured the procurement, there's greater investment for farmers to grow paddy. So इसी वजह से फार्मर्स के पास क्या हो गया, ग्रेटर इन्वेस्टमेंट है कि हाँ भाई पैडी उगाओ, वीट उगाओ, और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, MSP के थ्रू ऐसे क्विंटल के भाव में दे सकते हैं, राइट। सो ये मुफ्त की जो रेवड़ी है, यही बात यहाँ पे टर्न होके आ जाती है, व्हेन द वोटर्स टू टर्न इंक्रीजिंगली ट्रांसैक्शनल एंड शॉर्ट टर्मिस्ट, की वोटर्स खुद भी क्या हो रहे, ट्रांसैक्शनल हो रहे और एंड शॉर्ट टर्म के बारे में सोच रहे, तो ये रेवड़ी कल्चर जो है ये बढ़ता ही जाएगा, ये आर्टिकल कह रहा है, ओके। आई होप ये आर्टिकल सबको समझ में आया होगा। चलते हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो बोल रहे हैं डिलेड डिनाइड स्टडी शोइंग डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन इन लीगल प्रोसेस। हम बोलते हैं कि वुमेन्स को आज के डेट में बहुत सारे राइट्स है, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें की गई है, बहुत सारे एक्ट्स है, सारी चीज़ें करेक्ट है, बट अगर हम लोग ग्राउंड रियलिटी देखेंगे तो एक और पिक्चर हमारे सामने आ जाती है। नो डाउट राइट्स है, एक्ट्स है, सारी चीज़ें है, बट हाउ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन कैन बी इफेक्टिवली एड्रेस, कि वुमेन के अगेंस्ट जो वायलेंस है वो किस तरह से इफेक्टिवली एड्रेस किया जाएगा।
एक सर्वे हुआ, सर्वे बोल सकते हैं, एंड एक पब्लिश हुई रिपोर्ट, किस में, अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस रिव्यू में। ओके, उन्होंने उनके स्टडी में उन्होंने ये बताया कि स्टडी ऑफ ओवर 4 लाख FIRs इन हरियाणा, ठीक है, नॉट सो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर वुमेन इज डेमोन्स्ट्रेशन। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है, एंड उन्होंने बोला कि ये क्या है, मल्टी स्टेज डिस्क्रिमिनेशन है। गाइज ये टर्म याद रखना, मल्टी स्टेज डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन। सी, एक मेल कंप्लेन करने जाता है तो उसकी कंप्लेन को फटाक से एड्रेस करना, एंड जब एक फीमेल कंप्लेन करने जाती है तो उसको सबसे पहले बोलना कि पहले तो उसको कंफर्म कराया जाता है कि भाई देखो, पहले उसका काउंसलिंग कराया जाता है कि कंप्लेन मत करो, अलग अलग तरीके से, क्या आप इस चीज़ को आगे निभा पाओगे, क्या आप श्योर हो इन सारी चीज़ों के बारे में, एंड ब्ला 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 ब्ला। लेकिन मेल्स को इन सारी चीज़ों के बारे में उतना ज़्यादा प्रेशराइज नहीं किया जाता, एक जेंडर बायस भी देखने को मिलता है इन सब चीज़ों में। बट अक्रॉस इंडिया आर लाइकली टू टेकन सीरियसली एट द लेवल ऑफ पुलिस स्टेशन। वुमेन्स आर मेड टू वेट लॉन्गर एंड आर फ्रीक्वेंटली काउंसल्ड टू विड्रॉ कंप्लेन्स। यही तो मैंने बताया कि फ्रीक्वेंटली उनको काउंसलिंग की जाती है कि वो जो अपनी कंप्लेन है ना उसको वापस ले किसी भी तरीके की उनकी कंप्लेन रहती है तो सबसे पहले इसी चीज़ को अपनाया जाता है। कंसिडर द रिसेंट कमेंट बाय मध्य प्रदेश हाई कोर्ट इन रंजन वर्सेस द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश अबाउट मिस यूज ऑफ सेक्शन 498A, दैट इज क्रुएलिटी टू वुमेन। उसका मिस यूज हो रहा है ऐसा बोला गया, ठीक है। दैट वाइफ दीज डे फाइल अ पैकेज ऑफ 5 केसेस, की एक साथ में 5 केसेस जो है वो फाइल कर देते हैं। और द कैलकाटा हाई कोर्ट ऑब्जर्वेशन इन अगस्त, कैलकाटा हाई कोर्ट ने जो ऑब्जर्व किया एंड उन्होंने बोला इस तरह से हम लोग क्या करें, वुमेन को डिस्करेज कर रहे हैं एक तरीके से कि आप क्या कर रहे हो, आप 498A का यूज़ करके लीगल टेररिज्म जो है वो बढ़ा रहे हो, आप मर्दों पे जो है वो अत्याचार कर रहे हो। इन शॉर्ट उनको डिस्करेज कर रहे हैं कंप्लेन करने के लिए। उस कंप्लेन, अगर कंप्लेन रजिस्टर भी हो जाती तो उसके लिए आगे फाइट करने के लिए, ठीक है, इसलिए डिलेड डिनाइड, इसीलिए ये टाइटल यहाँ पे दिया गया है। ओके गाइज, सो ये था इस आर्टिकल में। सो चलते हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। बाकी आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को क्या लगता है, डिलेड डिनाइड ये करेक्ट है, मल्टी स्टेज डिस्क्रिमिनेशन, एंड इसकी रियलिटी के बारे में आपको क्या लगता है मुझे पक्का बताना नीचे कमेंट करके। तो चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, दैट नॉट मच इम्पैक्ट फ्रॉम फूड सब्सिडी क्रूड अ बिगर वरी। अब फूड सब्सिडी के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, MSP बताया, राइट, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में बताया जो 2013 में शुरू किया गया था, एंड उसके बाद अभी जो रिसेंटली न्यू स्कीम आई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना करके, उसके बारे में भी मैंने आपको बताया कि फ्री में जो है फूड ग्रेन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। पहले 1 ईयर के लिए था, अब 5 ईयर्स के लिए कर दिए। सो ये सारी चीज़ें तो हम ये सारा पिक्चर तो देख चुके हैं, बट दूसरी तरफ एक और पिक्चर है, वो पिक्चर है क्रूड इज़ अ बिगर वरी और नॉट, कि क्रूड ऑयल जो है क्या वो बिगर वरी है, उसके जो रेट्स जो बढ़ते जा रहे हैं क्या वो कंसर्न करने की चीज़ है कि नहीं है, राइट। फूड के ऊपर तो सब्सिडी दे रहे, तो उस चीज़ को किस तरह से टैकल किया जाएगा, ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में गाइस दी गई है। सी, द बजटेड फिस्कल डेफिसिट एट 6.40% ऑफ GDP वॉज इटसेल्फ एक्सट्रीमली हाई बाय हिस्टोरिकल स्टैंडर्ड्स, की 6.40% GDP का फिस्कल डेफिसिट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई है, एंड डिट्रॉयटेशन देयरइन पोजेसेस अ रिस्क ऑफ सीवियर एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज, ये सीवियर एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज की तरफ भी लेके जा सकता है। इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू कंटिन्यू प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना बियॉन्ड its present extension both on grounds of food security and on fiscal ground, क्योंकि भाई फ्री में देंगे लेकिन ये पैसा कहाँ से आएगा, मनी फ्रॉम वेयर द मनी विल कम, फिस्कल डेफिसिट तो बढ़ते जाएगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी है, देखो एट एज इट इज ईच फैमिली इज गेटिंग 50 kgs ऑफ ग्रेन्स, ऑलरेडी 50 kgs ऑफ ग्रेन्स तो मिल रहे, इट मीन्स 25 kg एट अ नॉर्मल प्राइस ऑफ 2 to 3 रुपीज़ एंड 25 kg फ्री, जिसमें से 25 किलो फ्री में मिल रहे हैं और 25 किलो 2 या 3 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल रहे हैं। जो पैंडेमिक टाइम अगर रहेगा तो वो अलग बात है यार, इट इज़ फार बियॉन्ड द नीड ऑफ अ पैंडेमिक टाइम, कोई पैंडेमिक टाइम तो नहीं चल रहा है ना। सो वाई द एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट हैड देन सेट द फिस्कल नंबर सो फार शोन दैट सेंटर हैज स्पेंड ₹42,200.69 करोड़ ऑन न्यूट्रिएंट बेस्ड फर्टिलाइजर सब्सिडी। सब्सिडी पे इतने ज़्यादा पैसे खर्च हो चुके अप्रैल सितंबर 2023 तक। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमें वापस से एक क्वेश्चन मार्क की तरफ लेके आती है। अब देखते हैं इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं। इकोनॉमिस्ट सेट द एक्सटेंशन ऑफ फ्री फूड ग्रेन स्कीम रिफ्लेक्ट डिफिकल्टी इन विदड्रॉइंग पॉपुलिस्ट पॉलिसी। जो पॉपुलिस्ट
हमने जो स्वे ऑफ पॉपुलिज्म करके जो आर्टिकल मैंने आपको समझा, इकोनॉमिस्ट का भी यही बोलना है कि अगर इस फ्री फूड ग्रेन स्कीम को हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं तो डिफिकल्ट हो जाएगा यार इस तरीके की जो पॉलिसी है उसको विड्रॉ करना। एंड दो इट इज़ लाइकली टू हैव लिमिटेड नियर टर्म इम्पैक्ट, इट विल ऐड टू मीडियम टर्म रिस्क, ये आगे जाके मीडियम टर्म रिस्क में ऐड हो सकता है। वी हैड एक्सपेक्टेड अ 6 month एक्सटेंशन इंस्टेड इन आर व्यू। वो बोल रहे हैं कि हमें तो लग रहा था कि 6 महीने का एक्सटेंशन हो जाएगा उतना ठीक है, लेकिन इतने टाइम का 5 साल का एक्सटेंशन थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया? ये मैंने इकोनॉमिस्ट भी बोल रहे हैं। ओके सो कल में अब हम लोग चलते हैं गाइस नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, दैट इज डज ऑड इवन वर्क। अब ये ऑड इवन क्या है? ये ऑड इवन नंबर की बात हो रही है। जी हाँ बिल्कुल, ये ऑड इवन नंबर की बात हो रही है। दिल्ली के ऑड इवन नंबर की बात हो रही है कि दिल्ली में ऑड इवन जो है वो वापस से वर्क करने वाला है, वापस से शुरू होने वाला है। Delhi government has announced the return of odd even road appropriating scheme for a week beginning and morning after Diwali। कि दिवाली में ये जो ऑड इवन स्कीम है उसको हम लोग क्या करेंगे, शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि सीवियर एंड सीवियर प्लस पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। अब CPCB जो कि है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उन्होंने डेटा दिया एंड बताया कि AQI जो अभी का दिल्ली का है वो है 421। एंड ये सबको मारो गोली, इधर देखो कि AQI बिटवीन 201 to 300 इज पुअर। 300 से 400 के बीच में वेरी पुअर है एंड 400 से 500 के बीच में सीवियर है। और बाबा रे बाबा अभी ही 421 है, तो सोचो ये कितना ज़्यादा हाई जाएगा। सो November 13 to 20 विल बी द 4th टाइम व्हीकल रेशनिंग। चौथी बार होगा, इसके पहले भी ये सारी चीज़ें हो चुकी है। ओके सो इसमें क्या होगा ना गाइस, जो कार्स है उनके रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से ऑड इवन होंगे। मतलब जो कार के रजिस्ट्रेशन नंबर के डिजिट्स इवन है ओके वो इवन डेज पे चलेंगे एंड जिनके ऑड है वो ऑड डेज पे चलेंगे। जैसे कि ऑड जो है वो जो कब कब चलेंगे मैं बताती हूँ, 13, 15, 17 एंड 19 नवंबर को। और इवन कब कब चलेंगे, 14, 16, 18 एंड 20। अब इससे क्या होगा बेटा, इससे ये होगा ना कि एक अटेम्प्ट होगा। जैसे कि अगर हम लोग इसकी बात करें, डेटा की बात करें, सो डेटा के हिसाब से सोर्सेज इन दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट सेड दैट देयर इज एन एस्टिमेटेड 75 लाख एक्टिव दिल्ली रजिस्टर्ड व्हीकल्स करेंटली, इतने सारे हैं, एंड अ थर्ड ऑफ विच आर कार्स। द इवन ऑड स्कीम वुड देयरफॉर मीन दैट अबाउट 12.5 लाख कार्स वुड गो ऑफ द रोड ईच डे, की हर दिन 12.5 लाख कार्स नहीं रहेंगी, राइट मतलब किसी दिन ये चलेंगे किसी दिन वो चलेंगी। इस तरह से जो पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। अब पॉइंट यहाँ पे यह आता है कि क्या सिर्फ कार्स की वजह से पॉल्यूशन हो रहा है, कार्स की एमिशन की वजह से। सो देखो इस चार्ट में हम लोग समझ सकते हैं व्हीकल एग्जॉस्ट दैट इज पेट्रोल, डीजल, CNG देखो 10 to 30% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। कौन कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है देखो, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, रोड से जो डस्ट आती है वो भी 10 to 30%, इंडस्ट्रियल सोर्सेज इंक्लूडिंग पावर प्लांट्स भी 10 to 30%, रेसिडेंशियल कुकिंग हीटिंग एक्टिविटीज लेस देन 10% इन समर एंड लेस देन 30% इन विंटर, एंड ओपन वेस्ट बर्निंग 5 to 15%, ये भी ध्यान देने वाली बात है। उसके अलावा आप देख सकते हो दिवाली क्रैकर्स अंडर 1%, बट ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो 1% ही बहुत ज़्यादा है, ऑलरेडी सीवियर में है भैया, और कितना सीवियर जाना चाहते हो। सो दैट इज़ द थिंग ओवर हियर। अब अगर हम लोग दिल्ली के इसके बारे में बात करें कि व्हीकल एमिशन से दिल्ली के बैड एयर का रिलेशन है क्या, रिस्पॉन्सिबल है क्या, तो सबसे पहली बात तो ये है ना, दिल्ली इज सिचुएटेड इन अ शैलो एटमॉस्फेरिक बाउल। एक शैलो एटमॉस्फेरिक बाउल के इधर दिल्ली सिचुएटेड है जिसमें जो पॉल्यूटेंट्स आर ट्रैप्ड इजीली, पॉल्यूटेंट बहुत इजीली ट्रैप हो जाते हैं एंड कॉम्बिनेशन विद टेम्परेचर, फॉलिंग टेम्परेचर एंड स्लो विंड के स्पीड की वजह से, टेम्परेचर कम एंड स्लो विंड का जो स्पीड होता है ना उसकी वजह से क्या हो जाता है ना, दिल्लीज इन फेमस स्मॉग जो है वो प्रिपेयर हो जाता है एंड हैंग्स लो ओवर द सरफेस, सरफेस के इधर रहता है, इसीलिए तो दिक्कत होती है। ऊपर रहे एटमॉस्फेयर में तो उतनी दिक्कत तो नहीं होगी, लेकिन नीचे है ना, हम लोग सांस ले रहे हैं, हम लोग चल रहे हैं, हम लोग एक्टिविटीज़ जो भी कर रहे हैं डेली बेसिस पे, हमारे शरीर में वो पॉल्यूशन जा रहा है कंटिन्यूसली। क्यों? बिकॉज इट हैंग्स लो ओवर द सरफेस, दैट इज द रीजन। एडिंग टू दिस इज द स्मोक फ्रॉम काउंटलेस फायर दैट बर्न्स अक्रॉस पंजाब एंड हरियाणा। आपको पता है स्टेबल बर्निंग होती है, राइट, टू प्रिपेयर द फील्ड्स फॉर राबी, सेट फायर, कि जो खारीफ क्रॉप है उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं एंड फिर जो स्टबल है उसको वो लोग बर्न कर लेते हैं क्योंकि राबी क्रॉप्स को उनको प्रिपेयर करना होता है। सो एट दैट टाइम ये जो जितना भी वो स्टेबल बर्न करते हैं और उसका जो स्मोक आता है ना वो उड़ उड़ के दिल्ली पे ही आ जाता है, ओके क्योंकि हवा उसी दिशा से चलती है। सो अ स्टडी बाय एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट
चेंज थिंक टैंक सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने ये भी बोला कि फार्म फायर्स कंट्रीब्यूट टू 40% ऑफ PM 2.5 कॉन्सेंट्रेशन इन द एयर. दिस मीन्स this year on November 3, 4 and 5, the daily contribution from biomass burning to PM 2.5 concentration in Delhi was 35%, 20% and 21% respectively. सोचो कितना ज़्यादा है. फाइन. सो फार्म फायर्स हाउएवर बर्न इन स्मॉल टाउन्स, ये सारी चीज़ें हम लोग अभी छोड़ देते. अब हम लोग देखते हैं कि कितना रेलेवेंट है. ऑड इवन स्कीम से क्या फ़ायदा हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्यों इसको करना ज़रूरी है. तो ऑड इवन स्कीम सिर्फ हमारी नहीं है. ऑड इवन हैव बीन ट्राइड इन सिटीज़ इन चाइना, मैक्सिको, फ्रांस एज वेल, and its efficacy have been hotly debated among everywhere. कि उसकी efficacy कितनी है, क्या है, ये भी एक debatable topic है. बट हमें पता करने की बात ये है ना कि हमारे लिए ये कितनी relevant है, हमारे results कितने relevant है. जैसे the results were clear. The average AQI decreased more significantly in national capital. जहाँ पे odd even scheme जो apply की थी उसमें national capital में average AQI जो है वो कम हुआ था. ओके. ऐसे 2019 बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑड इवन कितना था AQI? 369.5 था. ड्यूरिंग ऑड इवन फ्रॉम 4 नवंबर टू 15 द एवरेज AQI कितना हुआ? 328.5, जो कि है 41 पॉइंट का रिडक्शन हुआ. 41 पॉइंट का, जो बहुत बड़ी बात है. राइट. इससे हम लोग इधर तक तो आ सकते कि चलो भाई कंप्लीटली कम नहीं करेगा, बट थोड़ा तो कंट्रोल करने में हेल्प करेगी, थोड़ी तो मदद होगी, थोड़ा तो इम्प्रूवमेंट होगा. 41 पॉइंट रिडक्शन कम नहीं है. ऑलरेडी हम सीवियर में, कम थोड़ी है, अच्छा ही है ना. सो दैट्स इट गाइज. बाकी आपको क्या लगता है ऑड इवन स्कीम के बारे में मुझे कमेंट करके नीचे ज़रूर बताना. एंड गाइज आज के लिए इतने ही आर्टिकल्स थे. अगर आपको कोई भी डाउट है तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो. एंड अगर आपको करियर की किसी भी पड़ाव पे गाइडेंस की ज़रूरत है, सो यू नो वी हैव द बेस्ट काउंसलर, यू कैन कॉन्टैक्ट अस. आपको हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक एंड व्हाट्सएप चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो पक्का से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड करवाती हूँ नोट्स. ओके. सो चलो गाइज, बाय, हैव अ गुड डे. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना.